Hello everyone, I am नीलम त्रेहान फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम जानेंगे निर्णयन के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने निर्णयन की सिद्धांत और उसकी प्रकृति को देखा। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए निर्णयन को हम आगे और जानते हुए हम इसकी प्रक्रिया और इसके सिद्धांतों को देखते हैं। तो निर्णयन के बारे में तो हमने पहले वीडियो में जाना कि निर्णयन क्या है। इसको हम एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत निर्णयन को जानेंगे कि एक जो संस्था है, जो कोई संस्था चलाती है, उसका जो मैनेजमेंट है वह अपनी संस्था को सही तरीके से चलाने के लिए, गति प्रदान करने के लिए, कम समय में अधिक उत्पादन करने में, कम लागत में अधिक उत्पादन करने में किस किस प्रकार के निर्णय लेता है। तो हम प्रबंधन के माध्यम से निर्णय या डिसीजन को जानेंगे। तो निर्णय जैसे कि बहुत सारे विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना ही क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है। किसी कार्य को करने के लिए हमारे सामने बहुत सारी समस्या है, हमारे सामने कोई समस्या है, तो उस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास विकल्प भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे विकल्प हैं जिससे हम अपनी समस्या का क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। लेकिन उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना ही क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है। किसी सही विकल्प का चुनाव करके हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो अच्छा मैनेजमेंट वही कहलाता है जो बहुत सारे विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करके अपनी समस्या का क्या कर सके? समाधान कर सके। तो अनगिनत विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना ही क्या कहलाता है? निर्णय या डिसीजन कहलाता है। अब हम देखेंगे इसकी प्रक्रिया। तो निर्णय की प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? समस्या की जानकारी प्राप्त करना। हमारी क्या समस्या है? जब तक हम अपनी समस्या के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसका समाधान भी नहीं कर सकते। जब हमें हमारी समस्या पता चलेगी तो उसका किस प्रकार समाधान किया जा सकता है, अनेक विकल्पों में से उस समस्या के समाधान के लिए कौन सा विकल्प सही है, इसका चयन करना भी आवश्यक है। तो सबसे पहली प्रक्रिया है समस्या की जानकारी प्राप्त करना। एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो अपनी संस्था में कर रहे कर्मचारियों, जो संस्था में कार्य कर रहे कर्मचारी हैं, उनका बार बार क्या करना? परीक्षण करना और उन्हें बार बार जा कर के देखना कि वह किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किसी प्रकार की समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। इसलिए एक मैनेजमेंट का काम रहता है कि वह बार बार जा कर के अपनी संस्था का क्या कर सके? निरीक्षण भी कर सके। किसी समस्या की व्यापक जानकारी प्राप्त करना ही निर्णय की प्रक्रिया का क्या है? प्रथम चरण माना जाता है। जब तक हम किसी समस्या को गंभीरतापूर्वक समझेंगे नहीं तब तक हम उसके लिए क्या नहीं कर सकते? उचित निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए सबसे पहला चरण क्या है? समस्या की जानकारी लेना। जब तक हम समस्या को हम गंभीरतापूर्वक नहीं जानेंगे तब तक उसके निदान के लिए हम सही निर्णय नहीं ले सकते। अगला है समस्या का विश्लेषण करना। अब समस्या की जानकारी तो हमें हो गई कि हमारी ये समस्या है। अब उस समस्या का क्या करना है? हमें विश्लेषण भी करना है। समस्या की जानकारी होने के पश्चात उसके सभी तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। समस्या का विश्लेषण करने हेतु हमें उसके विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए। जो भी हमारी समस्या है उसे हम क्या करेंगे? विभिन्न भागों में बांट देंगे। विभिन्न भागों में बांट देंगे, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। उसका विश्लेषण करके हम क्या करेंगे? उसके समाधान के लिए सही विकल्पों का चयन करेंगे। अगला है विभिन्न वैकल्पिक विधियों का विकास करना। विभिन्न वैकल्पिक विधियों का विकास करना। किसी भी समस्या का समाधान क्या है? कई तरीकों से किया जा सकता है। इन विकल्पों का निर्धारण करना बहुत ही जरूरी माना जाता है।
जिस समस्या के समाधान में काफ़ी विकल्प होते हैं वहाँ निर्णय लेने का कार्य क्या होता है, काफ़ी कठिन होता है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए यदि बहुत सारे विकल्प हैं तो उन बहुत सारे विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना क्या होता है, अत्यंत ही कठिन हो जाता है कि इस समस्या के समाधान के लिए सही विकल्प कौन सा है। इसका निर्णय लेना क्या है, अति कठिन माना जाता है। हमें सिर्फ महत्वपूर्ण विकल्प पर ही क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों में से जो महत्वपूर्ण विकल्प है हमें केवल उसी पर विचार करना है, अन्य विकल्पों पर हमें विचार नहीं करना है। अगला है विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्पों का मूल्यांकन, विकल्पों को सीमित कर लेना चाहिए और सभी विकल्पों पर विचार करना न तो संभव तक होता है तथा न ही व्यवहारिक। बहुत सारे विकल्प हैं तो सभी विकल्पों पर हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, तो जो किसी एक विकल्प को हम चुनेंगे और उस विकल्प पर ही हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जब हमें महत्वपूर्ण विकल्प की जानकारी हो जाती है तो इसके बाद हर विकल्प का हम क्या करेंगे, मूल्यांकन किया करेंगे। फिर विकल्पों का मूल्यांकन करते समय हमारे उद्देश्य, विकल्पों की लागत, उसकी उपयुक्तता, जोखिम आदि बातों को भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। हमने विकल्प का चुनाव तो कर लिया, अब हमारी जो समस्या है उस समस्या के लिए हमने विकल्प का भी चुनाव कर लिया, लेकिन फिर उस विकल्प पर कितनी लागत लगेगी, उसकी उपयुक्तता कितनी है, उस पर कितना जोखिम है, इसका भी निर्णय लेना क्या है, इस पर भी निर्णय लेना क्या है, अति आवश्यक माना जाता है। तो विकल्पों का मूल्यांकन उसकी लागत, उसकी उपयुक्तता और उसके जोखिम पर निर्भर करता है। अब है सर्वोत्तम विकल्प का चयन। जैसे कि कहा गया कि सबसे पहले समस्या की जानकारी लेना है, फिर उस समस्या का विश्लेषण करना है, फिर विकल्पों का चुनाव करना है। अब उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना है। बहुत सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों में से जो विकल्प सर्वश्रेष्ठ हैं उनका विशेषज्ञों से राय ली जाती है और विशेषज्ञों की राय द्वारा क्या किया जाता है, समस्या के समाधान के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है। अगला है निर्णय का क्रियान्वयन। समस्या भी हमारे पास है, उस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास विकल्प भी है। अब उन विकल्पों पर किस प्रकार, उन विकल्पों को करने के हमने अपनी समस्या के लिए उस विकल्प का चयन भी कर लिया। अब जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय पर क्रिया भी की जानी है, उस निर्णय का क्रियान्वयन भी किया जाना है। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने के पश्चात जो भी निर्णय पर पहुंचते हैं उस निर्णय को सफलतापूर्वक क्या करना है, क्रियान्वयन करना भी जरूरी होता है। निर्णय लेने से ही समस्या का हल नहीं हो जाता, वरन निर्णय के अनुसार जब तक कार्य नहीं होगा तब तक समस्या क्या होगी, हल नहीं होगी। समस्या भी पता चल गई, विकल्प भी पता चल गया। अब उस विकल्प के आधार पर हमने निर्णय भी ले लिया। अब उस निर्णय के आधार पर उस निर्णय पर हम कार्य भी करेंगे, तो उस कार्य को सफलता तक पहुंचाने के लिए क्या है, अनेक सावधानियां भी हमें रखनी हैं। निर्णय के अनुसार जब तक कार्य नहीं होगा तब तक हमारी समस्या का क्या है, समाधान भी नहीं होगा। अगला है पुनरीक्षण तथा संशोधन। निर्णय को त्रुटि रहित बनाने के लिए आवश्यक है कि समय समय पर उसके परिणामों की क्या की जाए, समीक्षा भी की जाए और निर्णय को क्रियान्वित करने के पश्चात अगर कुछ गलतियां या दोष सामने आ जाते हैं तो उनका क्या किया जाए, तुरंत समाधान किया जाए। तो जो भी विकल्पों द्वारा कार्य किया जाता है तो उन कार्य का समय समय पर क्या किया जाना चाहिए,
पुनरीक्षण भी किया जाना चाहिए। यदि उसमें कुछ त्रुटि होती है तो उसका क्या किया जाना चाहिए, समय समय पर समाधान भी किया जाना चाहिए। तो यह थी निर्णयन की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं निर्णयन के सिद्धांत। निर्णयन के सिद्धांत, तो सबसे पहला सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में कह रहा है कि किसी निर्णय पर निर्णयकर्ता के व्यक्तित्व का क्या पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। इस बात को सिद्ध करता है कि कोई भी निर्णय प्रबंधकों के व्यक्तित्व, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी मानसिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति को प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसमें कह रहा है कि जो भी निर्णायक है वह उसके व्यक्तित्व, उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। किसी भी व्यक्ति की मनोदशा के बारे में 100% सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पर इतना कहा जा सकता है कि उसकी मनोदशा का प्रभाव उसके द्वारा लिए गए निर्णय तथा किए गए कार्यों पर अवश्य पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम 100% उसको नोटिस तो नहीं कर सकते, उसका 100% अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो उसकी क्या मनोदशा है, उसकी मनोदशा के प्रभाव द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उनका कार्यों पर क्या असर पड़ता है, उसको भी जानना अति आवश्यक माना जाता है। तो यह है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। और अगला है विकल्पों का सिद्धांत। निर्णयन के संबंध में विकल्पों का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले उसके सभी विकल्पों का विश्लेषण तथा तुलनात्मक मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मैंने कहा ना कि समस्या है तो समस्या के समाधान के लिए उचित विकल्प का चुनाव करेंगे। तो उन विकल्पों का क्या किया जाना चाहिए, जो भी विकल्प हमने अपनी समस्या के समाधान के लिए जो भी विकल्प का चुनाव किया गया है उसका विश्लेषण और तुलनात्मक मूल्यांकन करना भी आवश्यक है, ताकि हम क्या कर सके, सर्वश्रेष्ठ। अनेक विकल्पों का हम जब तक विश्लेषण या तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं कर लेंगे तब तक हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव नहीं कर सकते। इसलिए जो भी निर्णयन ने जो भी विकल्प का चुनाव किया गया है उसका विश्लेषण और उसका तुलनात्मक मूल्यांकन भी करना अति आवश्यक है, ताकि हमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव, सर्वश्रेष्ठ विकल्प प्राप्त हो सके। अगला है सीमित घटकों का सिद्धांत। सीमित घटकों का सिद्धांत कह रहा है कि विकल्प का चुनाव करने के सभी विकल्पों को चुनकर उनमें भी कुछ आवश्यक तत्वों पर विचार विमर्श किया जाता है तथा परिणाम के रूप में सर्वश्रेष्ठ विकल्प की खोज की जाती है। सभी विकल्पों को चुनकर उसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं उन पर क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है और परिणाम के रूप में सर्वश्रेष्ठ विकल्प की क्या की जाती है, खोज की जाती है। जिस भी विकल्प का हम चुनाव करते हैं उस पर क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है और लास्ट में परिणाम के रूप में क्या किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प की खोज की जाती है। अब अगला है सहभागिता का सिद्धांत। तो इसमें कह रहा है कि यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में संबंधित कर्मचारियों का भी भाग होना चाहिए, ताकि वे उन निर्णयों का विरोध करने के स्थान पर उन्हें सहज स्वीकार कर सके। तो जो भी प्रबंधक हैं जब किसी समस्या के समाधान के लिए विकल्पों का चुनाव करते हैं, विकल्पों का चुनाव कर समस्या के उचित विकल्प का चुनाव करते हैं, तो उन्हें अपने अन्य कर्मचारियों को भी क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए।
ताकि वे भी उनके निर्णय से क्या हो सके, सहमत हो सके। और यदि वे उनकी भी सहमति लेंगे तो वो क्या करेंगे, उनके साथ चल करके अच्छे से कार्य करेंगे, वरना क्या करेंगे, वे आगे चल के उस पर विरोध भी कर सकते हैं। इसलिए सहभागिता का होना भी आवश्यक है। तो सहभागिता का सिद्धांत यह बताता है कि जब भी कोई निर्णायक किसी समस्या के समाधान के लिए निर्णय लेता है तो उसे अपने संस्था के सभी कर्मचारियों की सहभागिता लेनी चाहिए, ताकि वे उस पर विरोध न कर सके, वे उनका समर्थन करें। अगला है सामान्य सिद्धांत। तो सामान्य सिद्धांत में कह रहा है कि निर्णय लेने के सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन विश्व के महान अर्थशास्त्रियों ने किया है। उनका मत है कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। सभी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए कम लागत पर सही कार्य करना ही क्या है, एक अच्छे प्रबंधक का गुण माना जाता है। अब अगला है गणितीय सिद्धांत। गणितीय सिद्धांत में कह रहा है कि जब तक कोई निर्णय गणितीय आधार पर खरा नहीं उतरता, उसके द्वारा प्रकट किए जाने वाले परिणामों की श्रेष्ठता पर विश्वास करना अंधकार में तीर चलाकर निशाना साधने की प्रक्रिया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कह सकते। तो गणितीय सिद्धांत यह बताता है कि जब कोई भी कार्य किया जाता है तो सबसे पहले उसका गणितीय आधार तैयार किया जाना चाहिए। जब तक कोई निर्णय गणितीय आधार पर खरा नहीं उतरेगा तब तक उसकी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। तो इस प्रकार हमने निर्णय की प्रक्रिया और निर्णय के सिद्धांतों को देखा। तो ओवरऑल निष्कर्ष यह निकलता है कि एक मैनेजमेंट जब किसी संस्था को चलाता है तो उस संस्था को चलाने के लिए उसके पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए भी उसके पास क्या रहते हैं, अनेक विकल्प रहते हैं। अच्छा मैनेजमेंट वही रहता है जो उन विकल्पों में से एक सही सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करे। तो यही क्या रहती है, निर्णय की प्रक्रिया रहती है। और एक अच्छा मैनेजमेंट वही कहलाता है जो अपनी समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक कर सके, अपनी संस्था को चलाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करे, जिससे संस्था को कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ हो सके। यही निर्णय की प्रक्रिया है। धन्यवाद।